नवगढ़ गांव में रहने वाला रोहिदास नाविक रोज की तरह नदी पर अपने ग्राहक का इंतजार कर रहा था। रोहिदास रोज गांव के लोगों को उनके काम और समय के अनुसार उन्हें अपने नाव में बिठाकर नदी के उस पार पहुंचाता था। आज भी उसके कुछ ग्राहक आकर नदी के पार दूसरी तरफ जाना चाहते थे। रोहिदास फिर शाम को उन्हें लेने के लिए नदी के दूसरे किनारे पर जाकर बैठ जाता था। आज वो अपने ग्राहक श्रीनिवास की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर के बाद श्रीनिवास आ जाता है। अरे श्रीनिवास भैया, आज बहुत देर कर दी आने में। हाँ रोहिदास, आज घर में थोड़ा काम था, वो निपटा कर आते आते देर हो गई। चलिए मैं आपको अभी जल्दी नदी के उस पार पहुंचा देता हूँ, फिर शाम को आपको वापस लेने आऊंगा। क्या बात है, तुम जैसे मेहनती और ईमानदार नाविक इस गांव में दूसरा कोई नहीं है। बाकी नाविक तो नदी के उस पार से यहाँ लाने के लिए ज्यादा पैसे मांगते हैं। कभी कभी तो कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, परंतु तुम रोज समय से पहले आकर हमें सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचा देते हो। श्रीनिवास नाव में बैठ जाता है। रोहिदास नाव चलाने लगता है। कुछ देर बाद रोहिदास की नाव नदी के दूसरे तट पर पहुंच जाती है। श्रीनिवास नाव से उतरकर रोहिदास को मुस्कुरा कर देखता है और अपने रास्ते चला जाता है। रोहिदास भी नाव को घुमाता है और नदी के तट पर आकर नाव को बांध देता है। रोहिदास घर आ जाता है। दोपहर को खाना खाकर थोड़ा आराम करने के बाद रोहिदास फिर अपने ग्राहकों को नदी के दूसरे तट से इस तट पर लाने में जुट जाता है। रात को वो अपना काम खत्म करके फिर नाव को अच्छी तरह से बांधकर घर लौट आता है। रोहिदास अपनी नाव का बहुत ध्यान रखता था। समय समय पर नाव की मरम्मत करके उसे अलग अलग रंगों में रंग कर आकर्षक बनाता था, जिसे देखकर कई ग्राहक उसके नाव में बैठने के लिए आते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक सुबह रोहिदास अपनी नाव को देखता है। उसकी नाव में एक छोटा सा छेद था। वो छेद देखकर रोहिदास को चिंता होने लगती है। वो कपड़े से उस छेद को बंद करता है और दोपहर को घर आ जाता है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कुछ खास समस्या तो नहीं है, परंतु समझ नहीं आ रहा है कि नाव में छेद कैसे हो गया। क्या नाव में छेद हो गया है? हाँ, मैं तो अपनी नाव का कितना ध्यान रखता हूँ। आज भी अच्छा हुआ कि मेरा ध्यान पहले ही उस छेद पर चला गया और मैंने उसे बंद कर दिया। किसी ग्राहक ने उस छेद को देख लिया होता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। आप शाम को थोड़ा जल्दी जाकर उस छेद का कुछ कर दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रोहिदास आराम करके फिर जल्दी नदी पर जाता है। वो अपनी नाव की फिर से अच्छी तरह से मरम्मत करता है। दिन रोहिदास देखता है कि उसकी नाव की बाहरी तरफ कुछ ऐसे निशान होते हैं जैसे वो नाव कहीं टकराई है। रोहिदास को शक होने लगता है कि कोई उसकी नाव को चुराकर पानी में लेकर जाता है। वो घर आ जाता है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे नाव के साथ। क्या हुआ? क्यों बड़बड़ा रहे हैं आप? अरे उस दिन तो नाव में सिर्फ छेद हुआ था, पर आज तो नाव पर टकराने के निशान बने हैं। क्या टकराने के निशान? हाँ, मुझे तो संदेह हो रहा है कि कोई हमारी नाव को ले जाता है नदी में। अरे आप वो सब छोड़ दीजिए, अभी खाना खा लीजिए। रोहिणी रोहिदास की बात को टालकर उसे खाना देती है, पर रोहिदास खाना खाते हुए मन में विचार कर रहा होता है कि आज रात वो पता लगा कर रहेगा। रात हो जाती है और रोहिदास कंबल ओढ़कर सो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि उसकी बीवी रोहिणी कहीं जा रही है। रोहिदास उससे थोड़ी दूरी बनाकर उसका पीछा करने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि रोहिणी इतनी रात को कहाँ जा सकती है। रोहिणी का पीछा करते हुए रोहिदास नदी पर पहुंच जाता है। वो एक पेड़ के पीछे खड़े होकर देखता है
कि रोहिणी नाव की रस्सी खोलती है और नाव को पानी में छोड़कर उसमें बैठ जाती है। रोहिणी नदी के दूसरे तट पर पहुंचकर चली जाती है। अरे ये क्या, रोहिणी नाव लेकर जा रही है? पर क्यों और कहां जा रही है? और वो भी मुझसे झूठ बोलकर। मैं इतने दिनों से परेशान हूँ। मैंने रोहिणी से कहा भी था, पर इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आखिर ऐसी क्या जरूरत रोहिणी को मुझसे झूठ बोलने की? पता लगाना पड़ेगा। कुछ देर के बाद रोहिणी नदी के एक दूसरे तट पर आकर नाव में बैठ जाती है। उसे आता हुआ देख रोहिदास घर चला जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। वो सोने का नाटक करता है। रोहिणी छुपकर अंदर आती है और देखती है कि रोहिदास सो रहा है। वो अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वो बाहर आकर सो जाती है। अगले दिन रोहिदास अपने नाव के पास आता है। कहाँ गई होगी रोहिणी? कैसे पता लगाऊं, समझ नहीं आ रहा है। इस बार अगर रोहिणी रात को कहीं गई तो मैं इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगा। हाँ, मैं अपने दोस्त भोला से बात करके उसकी नाव लेकर रोहिणी का पीछा करता हूँ। रात हो जाती है और रोहिदास सो रहा ये देखकर रोहिणी घर से बाहर चली जाती है। रोहिदास उससे छुपकर उसका पीछा करने लगता है। रोहिणी नदी के दूसरे तट पर जाकर जल्दी जल्दी चलने लगती है। रोहिदास भी उसका पीछा करने लगता है। आज तो इसे पकड़ कर ही रहूंगा। मुझसे झूठ बोल रही है, मुझे धोखा दे रही है रोहिणी। मैंने आज तक उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी है, फिर भी ये मेरे साथ धोखा कर रही है। अब देखता हूँ आखिर ये इतनी रात को किससे मिलने जाती है। रोहिणी जल्दी जल्दी अपने पैर चला रही थी। वो पूर्णिमा की रात थी, इसलिए चांद के प्रकाश में रोहिणी ऐसे आगे जा रही थी जैसे कि वो रास्ता उसका रोज का हो। कुछ देर के बाद वो एक वन में पहुंच जाती है। एक क्षण के लिए वो रोहिदास की आंखों से ओझल हो जाती है। रोहिदास उसे ढूंढने लगता है। अरे अभी तो यही थी, कहाँ चली गई अचानक? आज कुछ भी हो जाए पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। उधर रोहिणी वन में जाती है और अचानक एक बंदरिया में बदल जाती है। वो इस पेड़ से उस पेड़ पर उछलते हुए एक साधु के आश्रम में पहुंच जाती है। आ गई तुम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे पता था कि तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। साधु बाबा, मुझे जल्दी से वो जड़ी बूटी दे दीजिए। मुझे जल्दी घर पहुंचना है। अगर मेरे पति को पता चल गया कि मैं घर में नहीं हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ, ये लो और स्मरण रहे, जब तक मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल जाता तुम्हारी मुक्तता नहीं होगी। बंदरिया फिर उछलकर वन के बाहर आने लगती है। जैसे ही वो वन के बाहर आती है वो फिर से मनुष्य बनकर रोहिणी के रूप में आ जाती है। वो नाव में बैठने ही लगती है कि तभी रोहिदास उसका हाथ पकड़ लेता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न तो मैं तुम्हें पूछने वाला था कि तुम इस चांदनी रात में इस वन के बाहर क्या कर रही हो। वो तुम ही हो जो मेरी नाव को चुराकर रात को ले जाती हो। किससे मिलने आती हो तुम? कौन है वो जो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा तो बताओ कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और वो तुम ही थी ना जिसके कारण नाव में छेद हुआ था? हाँ, उस दिन मैं ही नाव लेकर गई थी। नाव को एक नुकीला पत्थर चुभा था, इसलिए उसमें वो छोटा सा छेद हो गया था। मुझे लगा था कि छेद इतना छोटा है कि आपको पता नहीं चलेगा, पर आप नाव का इतना ध्यान रखते हैं कि आपको पता चल ही गया। और नाव कहाँ टकराई थी? जो उस दिन मैं नाव को तट पर लगा रही थी तब वो दूसरे नाव से टकराई थी। अच्छा, और तुम किससे मिलने आती हो इस वन में? क्या छुपा रही हो मुझसे? और ये तुम्हारे हाथों में क्या है? मुझे सब सच बता दो,
नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी, मैं आपको सब सच बताती हूँ। मैं इस वन में एक साधु से मिलने आती हूँ। मेरे हाथ में जड़ी बूटी है जो मुझे साधु बाबा ने दी है। क्या जड़ी बूटी? पर तुम्हें जड़ी बूटी की क्या जरूरत है? और अगर तुम्हें कोई रोग भी है तो मुझसे छुपाने की क्या आवश्यकता है? जी, मुझे कोई रोग नहीं है, परंतु मुझे इस जड़ी बूटी की बहुत अधिक आवश्यकता है। हर महीने की पूर्णिमा को साधु बाबा मुझे जड़ी बूटी देते हैं। अब तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है। मुझे जल्दी बताओ कि सच क्या है। मैं आपको सच तो बताती हूँ, पर आप मुझ पर विश्वास नहीं रख पाएंगे। तुम पर विश्वास करना है या नहीं वो मैं तय करूंगा। तुम सिर्फ बताने का कष्ट करो। ठीक है, मैं इस वन में आकर एक बंदरिया बन जाती हूँ। उस बंदरिया के रूप से बचने के लिए मुझे साधु बाबा से जड़ी बूटी लेनी पड़ती है। क्या तुम एक बंदरिया हो? तुम कोई मायावी हो या कोई शापित जादूगरनी? नहीं, मैं कोई मायावी नहीं हूँ और जादूगरनी भी नहीं हूँ। मैं एक ऐसी स्त्री हूँ जिसे बंदरिया बनने का श्राप मिला है। क्या एक श्राप? हाँ, ये कहानी मेरे पिछले जन्म से जुड़ी है। मैं आपको मेरी पूरी कहानी बताती हूँ। पिछले जन्म की बात है। बंदरिया वन में अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन एक साधु बाबा एक पोटली में दिव्य जड़ी बूटी लेकर जा रहे थे। साधु बाबा जड़ी बूटी की पोटली एक पेड़ के नीचे रखते हैं और भोजन करने लगते हैं। तभी वहाँ एक बंदरिया आती है। अरे वाह, लगता है ये इस साधु की पोटली में बहुत कुछ है खाने के लिए। जाकर ये पोटली खोल कर देखती हूँ। साधु बाबा अपना भोजन पूरा करते हैं और तालाब पर पानी पीने जाते हैं। उसी अवसर का फायदा उठाकर बंदरिया वो पोटली खोलती है। उस पोटली में खाना ढूंढने के लिए बंदरिया जड़ी बूटी को तोड़कर इधर उधर फेंक देती है। तभी साधु बाबा वहाँ आते हैं। दुष्ट बंदरिया, तूने मेरी दिव्य जड़ी बूटी का नाश कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे लगा कि इस पोटली में खाना है, इसलिए मैंने ये पोटली खोली थी। पर इसमें तो आप गाय का बेकार घास फूस लेकर जा रहे थे। ये घास फूस तो इस में उगती ही रहती है। इसमें इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? बेकार घास फूस कह रही हो तुम इसे? तुम्हें कल्पना भी है ये दिव्य जड़ी बूटी है और इसके कितने लाभ हैं? मैंने कितने परिश्रम से ये दिव्य जड़ी बूटी प्राप्त की थी और तुमने इतनी सरलता से इसे कह दिया कि ये बेकार है। मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ। तुम्हारा अगला जन्म एक स्त्री का होने वाला है, परंतु मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में आधी मनुष्य और आधी बंदरिया बनकर रहोगे। नहीं नहीं साधु बाबा, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए। मैं अगर ऐसे विचित्र शरीर में जन्म लूंगी तो कौन मुझे अपनाएगा? आप अपना क्रोध शांत कीजिए, चाहे तो मैं आपको फिर से वो जड़ी बूटी ला कर देती हूँ। नहीं, तुम वो जड़ी बूटी नहीं ला सकते, पर मैं तुम्हारी विनती का मान रखता हूँ। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, पर मैं उसका निवारण करता हूँ। तुम्हारे अगले जन्म में तुम हर पूर्णिमा की रात इस वन में आओगी। मैं तुम्हें एक ऐसी जड़ी बूटी दूंगा जिसे पीसकर खाना होगा। इससे तुम्हारा सत्य किसी को पता नहीं चलेगा। अरे, वो आज तक हमने इतने मनुष्यों को खाया है, पर ऐसा तगड़ा मनुष्य आज तक नहीं देखा है। जाओ, इसे लकड़ी से बांध दो और भुनने के लिए रख दो। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो। तुम बिना किसी कानून के हमारे इलाके में आए हो, इसलिए अब तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। नहीं, मैं बिना किसी कारण के नहीं आया हूँ। मुझे वो दिव्य जड़ी बूटी चाहिए जो कई सालों पहले एक साधु बाबा ने आपसे ली थी। नहीं, हम तुम्हें ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं देंगे। तुम्हें दंड भुगतना ही पड़ेगा। जाओ इसे लेकर। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैं यहाँ तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने तो नहीं आया हूँ। मुझे तो तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मेरी बात सुन लो। फिर साधु अपनी शक्ति से रोहिदास को पिछले जन्म की कहानी दिखाते हैं।
रोहित दास को रोहिणी की बात पर विश्वास हो जाता है। बाबा जी, मेरी पत्नी को शाप मुक्त करने के लिए क्या उपाय है, मुझे बताइए। उपाय तो है, परंतु वो बहुत कठिन है। बताइए बाबा, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस वन में बहुत अंदर मनुष्यों का समूह रहता है, उनका बाकी समाज से कोई भी संबंध नहीं है। वो नरभक्षी हैं। उनके पास वो दिव्य जड़ी बूटी मिलती है। उस जड़ी बूटी से किसी भी रोग का इलाज किया जा सकता है। साथ ही वो जड़ी बूटी मनुष्य को यौवन भी प्रदान करती है। जब मुझे वो जड़ी बूटी मिल जाएगी, तब तुम्हारी पत्नी श्राप मुक्त हो जाएगी। ठीक है, मैं जाकर वो जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। नहीं, आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, मैं प्रयास तो कर सकता हूँ। मैं उन लोगों को समझाकर तुम्हारे लिए वो जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर रोहिदास वन के अंदर जाने लगता है। बहुत देर चलने के बाद वो उस जगह आकर पहुंचता है। तभी वहां भानु और रानू नाम के दो आदमी आते हैं, जिनके गले में कुछ मालाएं पहनी हुई होती हैं। वो रोहिदास को देखते हैं। रानू, देखो, एक नया आदमी आया है यहाँ। हमारे वन में आने का साहस किया है इसने। अब तो इसे दंड देना ही पड़ेगा। रानू और भानु रोहिदास के हाथ बांधते हैं और उसे अपने मुखिया के पास ले जाते हैं। अरे, वो आज तक हमने इतने मनुष्यों को खाया है, पर ऐसा तगड़ा मनुष्य आज तक नहीं देखा है। जाओ, इसे लकड़ी से बांध दो और भुनने के लिए रख दो। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो। तुम बिना किसी कारण के हमारे इलाके में आए हो, इसलिए अब तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। नहीं, मैं बिना किसी कारण के नहीं आया हूँ। मुझे वो दिव्य जड़ी बूटी चाहिए जो कई सालों पहले एक साधु बाबा ने आपसे ली थी। नहीं, हम तुम्हें ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं देंगे। तुम्हें दंड भुगतना ही पड़ेगा। जाओ इसे लेकर। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैं यहाँ तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने तो नहीं आया हूँ। मुझे तो तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मेरी बात सुन लो। रानू और भानु रोहित दास को एक लकड़ी से बांध देते हैं। तभी मुखिया देखता है कि रोहित दास ने गले में वैसी ही माला पहनी है जैसे मुखिया ने पहनी थी। वो आग जलाते हैं और अब रोहित दास को उस आग में डालने ही वाले होते हैं। रोहित दास जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब रुक जाओ, इसे आग में मत डालो। तुम्हारे गले में ये माला कैसे आई? ये माला मुझे मेरे दादाजी ने पहनाई है जब मैं छोटा था। ये देखो, मेरे गले में भी ऐसी ही माला है। ये माला मुझे मेरे दादाजी ने पहनाई थी और उन्होंने मुझे बचपन में कहा था कि ऐसी ही एक माला उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र को पहनाई थी। अच्छा, पर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक बार मेरे दादाजी को एक विषैले सांप ने काट लिया था। तब तुम्हारे दादाजी ने उनकी जान बचाई थी। तब से वे बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। उस रिश्ते से तुम मेरे दोस्त हो और मैं अपने मित्र की जान नहीं ले सकता। छोड़ दो इसे। रानू और भानु रोहित दास को छोड़ देते हैं। मुखिया रोहित दास को गले से लगा लेता है। रोहित दास मुखिया को जड़ी बूटी और अपनी पत्नी के बारे में सब बताता है। हाँ, वो जड़ी बूटी यहीं उगती है। कई सालों पहले जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब मेरे पिताजी ने वो जड़ी बूटी साधु बाबा को दी थी। साधु बाबा ने हमारे समाज पर बहुत उपकार किए हैं। हमें पहले तुम जैसी भाषा बोलनी नहीं आती थी। जब साधु बाबा यहाँ आए, तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से हमारे पूरे समाज को आशीर्वाद दिया और हमें भाषा प्रदान की। उनके कारण ही मैं आज तुमसे बोल पा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने साधु बाबा को वो जड़ी बूटी लोगों की मदद करने के लिए दी थी, परंतु उसके बाद कभी भी साधु बाबा यहाँ नहीं आए। साधु बाबा इस वन में ही हैं, परंतु अब वो जड़ी बूटी उनके पास नहीं है। उन्हें वो जड़ी बूटी चाहिए।
उसके लिए ही मैं यहाँ आया था। साधु बाबा ने मुझे तुम्हारे समाज के बारे में सब बताया था, पर मुझे अपनी पत्नी का खतरा मोल लेना पड़ा। तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो, जो ये पता होने के बाद भी यहाँ आ गए कि यहाँ तुम्हारी जान जाने वाली है। मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी देता हूँ और ये वचन भी देता हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम यहाँ आए तो तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे परिवार का मेरे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार है। रोहिदास जड़ी बूटी लेकर साधु के पास आता है। उसे देखकर रोहिणी को बहुत खुशी होती है। साधु बाबा, ये लीजिए आपकी दिव्य जड़ी बूटी। तुम्हें बड़ी ही सरलता से वो दिव्य जड़ी बूटी मिल गई। सरलता से तो नहीं साधु बाबा, परंतु मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म का फल मुझे अभी मिल गया है। नहीं तो आज मेरे प्राण जाने ही वाले थे। वो लोग मुझे जिंदा जलाकर खाने वाले थे। फिर रोहिदास वहाँ क्या क्या घटित हुआ वो सब साधु को बता देता है। साधु बाबा अपनी शक्ति से रोहिणी को श्राप मुक्त करती हैं। रोहिणी और रोहिदास खुशी से अपने घर जाते हैं। उस दिन के बाद कभी भी रोहिणी को रोहिदास से झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती।